नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस की। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड, और लूसेंट के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और हम इन्हीं से रिलेटेड जो सारे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं उनको भी यहीं पे कवर करते हैं। और इन 50 क्वेश्चन में आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक के मिलेंगे, भूगोल के मिलेंगे, इतिहास के मिलेंगे, संविधान के मिलेंगे। सारे क्वेश्चन आपको पूरा रिवीजन आपका यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो देखिए, मुद्रास्फीति क्या होती है? वह अवस्था जिसमें मूल्य, जो मुद्रा का मूल्य होता है, जो वैल्यू होती है, वो गिर जाती है और जो चीजें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। उस कंडीशन को कहते हैं मुद्रास्फीति। भारत में मुद्रास्फीति को आकलन करने का जो सबसे प्रचलित माप है वो सीपीआई है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हिंदी में बोलें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है। दूसरा जो मापक है मुद्रास्फीति मापने का, वो डब्ल्यूपीआई है। डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, हिंदी में कहें थोक मूल्य सूचकांक। भारत में पहले डब्ल्यूपीआई पर मुद्रास्फीति मापी जाती थी, लेकिन 2014 के बाद से आरबीआई ने कहा कि वो डब्ल्यूपीआई पर नहीं, सीपीआई पर मापेगा। तो वर्तमान में भारत में सबसे प्रचलित माप और किस पर मापी जाती है मुद्रास्फीति? सीपीआई पर मापी जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है? तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब कब लगते हैं आपसे पूछा जाता है। सूर्य ग्रहण आपका तब होता है जब चंद्रमा जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यानी जो मून होता है, एक तरफ सूर्य होता है, एक तरफ अर्थ होती है, इनके बीच में चंद्रमा आ जाता है, यह कहलाता है सूर्य ग्रहण। दूसरा होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? देखिए, सूर्य तो अपनी जगह पे ही रहेगा। चंद्र ग्रहण में सूर्य और मून के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो इसको आपने याद करना है, यह आपसे पूछा जाता है। ठीक है। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा, धरती का फेफड़ा किसको बोला जाता है? यह बोला जाता है अमेज़न वर्षा वन को। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। देखिए, जो अमेज़न के जंगल हैं, इन जंगलों से पूरी दुनिया में जितनी ऑक्सीजन है उसका 20% जो हिस्सा है इन्हीं जंगलों से आता है। और इसीलिए इन वर्षा वन को, जो ये अमेज़न के जंगल हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये फैले हुए हैं और इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है। ठीक है। किस प्रकार के ये वन है? तो ये जो अमेज़न के जंगल हैं आपके, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ये है। ठीक है। किस कैटेगरी के हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 9 देशों में इनका विस्तार है। सबसे ज्यादा जो इनका फैलाव है वो ब्राजील में है, तो इसे भी आपने याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? सहकारी समितियों की बात करते हैं, इनके बारे में भाग 9 ख में किया गया है उपबंध। ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए, 2011 में संविधान में 97वां संविधान संशोधन किया गया और एक नया भाग संविधान में जोड़ा गया, भाग 9 ख। ठीक है, ख वाले को यहां पर जोड़ा गया। आप जानते हैं जो भाग 9 है हमारे संविधान का, भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। जो 9 क है यह आपके नगर निकायों से संबंधित है। 2011 में 9 ख जोड़ा गया, 97वां संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत इस वाले भाग को जोड़ा गया जिसका संबंध किससे है? सहकारी समितियों से है। ठीक है। सिंपल भाषा में बात करें तो इसको जोड़ने के बाद सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संवैधानिक संरक्षण उनको प्रदान किया गया। ठीक है। एक और आर्टिकल आपसे पूछा जाता है, आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43B या आर्टिकल 43 ख की बात करें, यह आपके राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन बनता है, कौन सा आर्टिकल राज्यों को यह निर्देश देता है कि वो सहकारी समितियों के विकास के प्रयास करें? तो आर्टिकल 43B इसका प्रावधान करता है। तो दोनों आर्टिकल याद करने। ठीक है। 43B और भाग पूछेगा भाग 9 ख। ठीक है। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था?
देखिए मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे इसको बोला जाता है, हिंदी में इसे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, सीधी कार्यवाही दिवस बोला जाता है। ये इसकी घोषणा करी थी, इसको मनाने की घोषणा करी थी 16 अगस्त 1946 को। देखिए कैबिनेट मिशन भारत में आता है। कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग को सीधे मना कर देता है। वो कहता है कि भारत एक ही संघ होगा, एक ही देश होगा और इसी में सारे जो देसी रियासतें हैं उनका विलय किया जाएगा। मुस्लिम लीग इस जो फैसला था कैबिनेट मिशन का, इसको पूरी तरीके से अस्वीकार कर देता है और 16 अगस्त 1946 के दिन को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित कर देता है। इसका मेन मकसद यही था कि कलकत्ता में जो सांप्रदायिक दंगे थे उनको भड़काया जाए। लगभग 2000 से ज्यादा हिंदुओं को वहां पर मारा जाता है। तो इस एक्शन डे के बारे में आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि इसका मुख्य प्रभाव कहां पड़ा, तो कलकत्ता में पड़ा। ठीक है, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम लीग की ही सरकार थी, सोहरावर्दी उस समय यहां के मुख्यमंत्री थे। तो डेट आपसे पूछी जाती है सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। ठीक है, चलिए भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? तो देखिए भारत में चांदी के जो प्राचीनतम हमें साक्ष्य मिलते हैं ये हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। क्वेश्चन बनता है कि चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता वैसे तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, लेकिन चांदी के साक्ष्य भी हमें यहां से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता को लेकर के एक क्वेश्चन और आता है कि सर्वप्रथम कपास की खेती किसने शुरू करी थी? तो इसको भी शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? हड़प्पा वासियों को जाता है। हड़प्पा को लेकर के क्वेश्चन और बनता है इनके उत्पादन को लेकर के कि इनको किस चीज का ज्ञान नहीं था हड़प्पा के लोगों को। सबसे ज्यादा जो आपको ऑप्शन में देता है वो तंबाकू देता है, तो इसे आपने याद करना है। हड़प्पा काल में तंबाकू का उत्पादन नहीं होता था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो श्री कृष्ण और भगवान विष्णु का अवतार यह माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। चैतन्य महाप्रभु की अगर हम बात करते हैं तो बंगाल में इनका जन्म होता है 1486 में। चैतन्य महाप्रभु का नाम, इनका जन्म हुआ था। इनका जो वास्तविक नाम था, इनका वास्तविक नाम था विशंभर। इन्हें भी आपने याद करना है। ठीक है, इन्होंने आधुनिक वैष्णववाद की स्थापना करी। क्वेश्चन बनता है आधुनिक वैष्णववाद किसके द्वारा स्थापित किया गया? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। ठीक है, जो इनके अनुयायी थे वो इनको श्री कृष्ण या भगवान विष्णु का अवतार मानते थे और इनको गौरांग महाप्रभु कहते थे। क्वेश्चन बनेगा गौरांग महाप्रभु के नाम से किसे जाना जाता है? इन्हीं को जाना जाता है। ठीक है, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? देखिए महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन सा मगध का सम्राट था? यह क्वेश्चन बहुत बार आता है। महात्मा बुद्ध के समकालीन थे बिंबिसार, और जब महात्मा बुद्ध बीमार पड़ते हैं तो बिंबिसार का जो राजवैद्य था जीवक, इसको भेजते हैं महात्मा बुद्ध की सेवा में। तो इसे भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बनता है। बिंबिसार की बात करें, मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की स्थापना करता है बिंबिसार। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को ही माना जाता है। ठीक है, हर्यक वंश का यह संस्थापक था। इसी बिंबिसार को मत्स्य पुराण में क्षेत्रेजस बोला गया है। क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रेजस ये नाम किसमें दिया गया है? बिंबिसार को मत्स्य पुराण में। ठीक है, जैन साहित्यों में बिंबिसार को श्रेणिक बोला गया है। इस नाम को भी याद करना है। ठीक है, अंग महाजनपद जो था उसको जीतता है और उसका विलय करवा देता है मगध महाजनपद में। तो अंग महाजनपद का विलय मगध में किसने करवाया? बिंबिसार ने करवाया। और इसी बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु जो इनकी हत्या कर देता है। तो ये सारी बातें आपको याद करनी है। ठीक है, किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? देखिए इब्न बतूता की अगर हम बात करते हैं, ये अफ्रीका से आया था, यानी मोरक्को से ये आया था। अफ्रीका का देश है मोरक्को, वहां से ये आया था। और किसके शासन काल में आया? ये आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ये आया। इसको तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। क्वेश्चन बनता है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया? तो इब्न बतूता को नियुक्त किया। ये कहां से आया था? ये मोरक्को से आया था। कब आया था? ये आया था 1333 में। ठीक है, और 1342 में जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चाइना भेज देता है।
क्वेश्चन आता है आपसे कि तुगलक ने अपना दूत बनाकर किसे भेजा था चीन में 1342 में, इसे ही भेजा था। ठीक है, जो इब्न बतूता है इसका जो यात्रा वृतांत है, एक पुस्तक इसने लिखी है और उस पुस्तक को रहला बोला जाता है। तो रहला नामक पुस्तक किसकी है? इब्न बतूता की है। इसे भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने ऊपर बात करी, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और अगर पूछेगा ग्रामीण थी कि नगरीय थी, तो याद करना हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। और जो इसके बाद आती है आर्य सभ्यता, वो आपकी कैसी सभ्यता थी? वो आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई है? तारीख ए मुबारक शाही, इस किताब को याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए, दिल्ली में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? सैयद वंश आता है। ठीक है, सैयद वंश के इतिहास के ऊपर लिखी गई एकमात्र पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, इस वंश की जानकारी का जो एकमात्र स्रोत है, जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, वो यही किताब है, तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, इसे याद करना है। सैयद वंश की बात करते हैं। सैयद वंश की स्थापना दिल्ली में 1414 में होती है। कौन था इस वंश का संस्थापक? खिज्र खान इस वंश का संस्थापक था। खिज्र खान तैमूर लंग का सेनापति था। तो जब तैमूर लंग यहां से वापस गया, खिज्र खान को यहां का सेनापति वो नियुक्त करके गया। जो खिज्र खान था, इसने सुल्तान की उपाधि तो धारण नहीं करी, रयात ए आला की उपाधि धारण करता था और तैमूर लंग के बेटे शाहरुख को ये यहां से टैक्स देता था। इसकी मृत्यु हो जाती है 1421 में और इसके बाद इसका बेटा मुबारक शाह गद्दी पर बैठता है। उसी मुबारक शाह का दरबारी था याहिया बिन अहमद सरहिंदी और यही इस किताब की रचना करता है। इसे आपने याद करना है, बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाइसरॉय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो देखिए, अगर हम बात करें भारत में जितने भी वाइसरॉय रहे, सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? ये रहा था लॉर्ड लिनलिथगो का। ठीक है, इसका कार्यकाल 8 वर्षों का रहा था। ये वाइसरॉय था। 1936 से लेकर के 1944 तक इसका कार्यकाल था। हार्डिंग की बात करते हैं। हार्डिंग द्वितीय जो था, ये वाइसरॉय बनता है। जो नॉर्मल हार्डिंग था, पहला हार्डिंग प्रथम आएगा, ये गवर्नर जनरल था, वाइसरॉय नहीं था। गवर्नर जनरल ये 4 सालों के लिए बना था। हार्डिंग द्वितीय वाइसरॉय था, वो 6 सालों के लिए था, 1910 से लेकर 1916 तक। कर्जन की बात करते हैं। कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक था, ये भी 6 साल के लिए। इरविन की बात करें, इरविन आपके 1926 से लेकर 31 तक था, ये भी 5 साल के लिए। लेकिन जो लिनलिथगो था 36 से लेकर 44 तक, ये भारत का वाइसरॉय था, सबसे लंबे काल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो भारतीय आयात निर्यात बैंक ये आपके 1982 में स्थापित किया गया था। इसे भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। एक्सिम बैंक के नाम से इसे जाना जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो कॉफी बंदरगाह के नाम से यह जाना जाता है सेंटोस बंदरगाह को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए, सेंटोस बंदरगाह की अगर हम बात करते हैं, सेंटोस बंदरगाह आपके ब्राजील में है और इसे कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। साओ पोलो की बात करें, यह भी आपके ब्राजील में है। इसे दुनिया का कहवा पात्र माना जाता है। ठीक है, कहवा उत्पादन में ये नंबर 1 पर है और दुनिया का कहवा पात्र इसे बोला जाता है। सेंटोस हमने बोला, इसे कॉफी बंदरगाह कहते हैं। फेजेंडा क्या होता है? फेजेंडा ब्राजील के अंदर जो कहवा बाग हैं, उन बागों को फेजेंडा बोला जाता है। ठीक है, ब्राजील के अंदर जो कहवा के बाग हैं उनको क्या बोला जाता है? फेजेंडा। इटाबीरा की बात करें तो ये ब्राजील का प्रमुख लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। तो चारों के चारों आपके ब्राजील से संबंधित हैं और सबकी अपनी अपनी विशेषता है। तीनों आपको, ये चारों आपको याद करने हैं। क्वेश्चन बनेगा, विश्व का कहवा पात्र किसको कहते हैं? साओ पोलो को। कॉफी बंदरगाह किसको कहते हैं? सेंटोस को। ब्राजील के जो कहवा के बागान हैं उनको क्या कहते हैं? फेजेंडा। ब्राजील में लौह जो अयस्क है उसके खनन का महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? इटाबीरा। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहां स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान आपके हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 1918 में होती है, कुन्नूर में यह स्थापित होता है। 58 से यह हैदराबाद में है। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यह आपके वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। देखिए, हिमालय पर्वत
आल्पस पर्वत, यूराल पर्वत, रॉकीज, एंडीज, ये सारे पर्वत आपके वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है। अवशिष्ट पर्वतों की बात करें तो विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, ये आपके अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। ब्लॉक पर्वत की बात करें तो पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज पर्वत, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, ये आपके ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण हैं। ठीक है। करेवा वैली कहां स्थित है? करेवा वैली के लिए प्रसिद्ध है कश्मीर और यह आपके कश्मीर में स्थित है। कश्मीरी बोली में करेवा का जो अर्थ होता है ऊपर उठी हुई भूमि, इसका अर्थ होता है। ठीक है। जो कश्मीर की बहुत ज्यादा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होती है उसे ही बोला जाता है करेवा। करेवा वैली आपकी कश्मीर में है। ठीक है। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया था? तो ऑपरेशन जीरो आवर यह चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जैसा हमने कल के वीडियो में भी बात करी थी कि 8 अगस्त को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी का भाषण होता है, करो या मरो का नारा दिया जाता है। अगले दिन से 9 तारीख से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होना था, लेकिन इसी बीच में शुरुआत में सुबह सुबह ही सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर दिया जाता है ऑपरेशन जीरो हावर के तहत। ठीक है। किस व्यक्ति ने रोलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? रोलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या यह बोला था CF एंड्रयूज ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। CF एंड्रयूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने इनको यह उपाधि दी थी दीन बंधु की। ठीक है। अगर हम बात करते हैं रोलेट एक्ट की, रोलेट एक्ट को 19 मार्च 1919 में लागू कर दिया गया था। ठीक है। इस कानून के तहत यह प्रावधान किया गया था कि अगर सरकार को किसी भी व्यक्ति पर संदेह होता है तो वो उसे सिर्फ संदेह के आधार पे गिरफ्तार कर सकती है। ना उसको कोई वकील दिया जाएगा, ना उसको कोई अपील का मौका दिया जाएगा, ना उसकी कोई दलील सुनी जाएगी। और इसी कानून का पूरे भारत में फिर विरोध होता है। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी इस कानून के विरोध में देशव्यापी हड़ताल भी करवाते हैं। उसके बाद 9 अप्रैल को पंजाब के जो 2 बड़े नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन होता है, जिसके ऊपर डायर गोलियां चलवा देता है। तो ये पूरा घटनाक्रम रोलेट एक्ट को लेकर के लागू हुआ। मार्च में गांधी जी ने हड़ताल करवाई 6 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है। और रोलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या ये किसने बोला था? CF एंड्रयूज ने। ठीक है। बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो बहिष्कृत भारत 1927 में यह पत्रिका आती है और इसके संपादक भीमराव अंबेडकर थे। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो देखिए, आधुनिक भारत का निर्माता यह बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, आधुनिक भारत का निर्माता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, ये सारे नाम किसके हैं? राजा राम मोहन राय के हैं। इन सबको आपने याद करना है। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी करके एक अखबार निकाला था। 1821 में यह अखबार आया था। ठीक है। बंगाली में छपता था, कलकत्ता से आता था। राजा राम मोहन राय ने एक और समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था मिरात उल अखबार। यह क्वेश्चन आपसे पेपर में बन सकता है। इस मिरातुल अखबार को इन्होंने 1822 में निकाला था। यह अखबार फारसी में आता था। फारसी भाषा का पहला अखबार था मिरात उल अखबार। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं पिछले ही साल इसने अपने 200 वर्ष पूरे किए हैं। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है मिरातुल अखबार को लेकर के। पहला फारसी है, 1822 में आया, कलकत्ता से आया, राजा राम मोहन राय ने निकाला। ठीक है। ड्यूस, डबल फॉल्ट जैसे शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो ड्यूस, डबल फॉल्ट ये आपके लॉन टेनिस से संबंधित हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। 30 सदस्य इसमें होते हैं। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है। 25 नहीं होते, इसमें 30 होते हैं। कई बार हम इसको देख चुके हैं। इसमें 10 सदस्य लोकसभा से और 15 राज्यसभा से, तो ये भी गलत हो गया। जब 25 नहीं होते तो 10 और 15 का तो सवाल ही नहीं बनता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो ये 30 मेंबर होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, तो राज्यसभा का इसमें एक भी सदस्य नहीं होता। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा,
इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, यह भी गलत हो जाएगा। समितियों के बारे में मैंने आपको बताया था, संसदीय जो समितियां हैं ये आपके 1-1 साल के लिए बनती हैं, तो इसका कार्यकाल भी कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। तो शुरुआत के तीनों आपके गलत हैं। चौथा है, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ये वाला स्टेटमेंट सही है। आमतौर पर जो संसदीय समितियां होती हैं इनमें गैर मंत्रियों को ही शामिल किया जाता है, ठीक है। तो केवल ऑप्शन जो 4 है आपका वो सही है, तो केवल कथन 4 आपका सही है। तो उम्मीद है आपको सारी जो प्राक्कलन समिति के कंफ्यूजन थे वो दूर यहां पर हुए होंगे। राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो जब देश के सभी राज्यपालों का सम्मेलन होता है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, चलिए देखते हैं। भाग 5 में संघ सरकार को लेकर के बारे में बताया गया है, तो ये आपका सही है। जो संविधान का भाग 5 है, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक भाग 5 है और इसमें संघीय सरकार के बारे में बताया गया है। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है, तो ये भी आपका सही है। भाग 10 में आर्टिकल 244 और आर्टिकल 244 क आते हैं और इनका संबंध अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों से है, ठीक है। तीसरा है भाग 15, क्या ये संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से है? तो ये गलत हो जाएगा। भाग 15 का संबंध निर्वाचन से है, निर्वाचन आयोग से ये संबंधित है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक भाग 15 में आते हैं और ये आपके इलेक्शन कमीशन से, निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। जो संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं हैं ये आपकी भाग 14 में आती हैं, इनको भी आपने याद करना है, ठीक है। भाग 14 में 308 से लेकर के 323 तक ये आपकी चीजें आती हैं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 368 इसी में आता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहां पर गलत है, ठीक है। 15 में क्या आता है? निर्वाचन आता है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति ली है और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये सारी चीजें हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता है वो आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो हमारा जो हाई कोर्ट होगा वो अभिलेखीय न्यायालय होगा, यानी इसके जो निर्णय होंगे उनको संरक्षित रखा जाएगा और उस जैसे अगर कोई केस आते हैं तो उन निर्णयों को उस केस में भी माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होते हैं। हाई कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय आर्टिकल 215 के तहत है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी एक अभिलेखीय न्यायालय है और यह आपके आर्टिकल 129 के तहत कहा गया है। तो हाई कोर्ट के लिए 215, सुप्रीम कोर्ट के लिए 129, ठीक है। 214 की बात करते हैं, आर्टिकल 214 कहता है राज्यों का एक हाई कोर्ट होगा। 216 राज्यों के जो हाई कोर्ट्स हैं उनके गठन के बारे में बताता है और 217 हाई कोर्ट में जो जज होंगे उनके नियुक्ति के बारे में बताता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्कटिक देश नहीं है? देखिए, बाल्कटिक देश के अंदर 3 देश आपके आते हैं, इसमें आपका एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों देशों को बाल्कटिक देश बोला जाता है। बेलारूस इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो अवशिष्ट अधिकार जो इमरजेंसी आपकी पावर्स हैं वो किसके पास रहती हैं? संघ की संसद के पास रहती हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है। किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है? तो कौन सा प्रस्ताव है अगर वो पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है? वो सिंपल सा है क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव अगर किसी भी मंत्री के खिलाफ आपका पास हो जाता है या सरकार के खिलाफ पास हो जाता है तो पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है। एक और क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि अगर सरकार लोकसभा में बजट पास नहीं करवा पाती है तो क्या होता है? अगर सरकार बजट पास नहीं करवा पाती है तो भी उसे इस्तीफा देना होता है, ठीक है। लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में कौन सही है? अब लोक लेखा समिति है, ऊपर प्राक्कलन समिति थी। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, तो यह आपका सही है। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं।
इसमें राज्यसभा के 15 होते हैं तो यह गलत हो जाएगा। राज्यसभा के 7 होते हैं, लोकसभा के इसमें 15 होते हैं। इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है, यानी इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है और ये यहां पर सही है। तो केवल सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला और तीसरा सही है। गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किस से संबंधित है? तो गिल्ट एज्ड मार्केट की बात करते हैं, ये आपकी सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था? तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने रुपए का जो अवमूल्यन था उसके बारे में देखा था कि अभी तक भारत के रुपए का 3 बार अवमूल्यन किया गया है। यहां पर पूछा है कि पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कब कर दिया गया, तो यह किया गया 1994 में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 1994 में भारतीय रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया जाता है। ऑप्शन डी, ठीक है। बरमुडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? तो देखिए, बरमुडा ट्रायंगल की बात करते हैं, ये आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है। कौन सा वाला अटलांटिक, अगर आपसे डिटेल में आ जाए, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, तो ये आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या होगा? तो देखिए, जो आग्नेय चट्टान होती है एक ग्रेनाइट, इसका जो रूपांतरित रूप होता है वो नीस कहलाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कई बार आपसे चट्टानों के रूपांतरित रूप पूछे जाते हैं, जैसे कि संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है, इस तरीके से, ठीक है। तो जो आग्नेय चट्टान होती है ग्रेनाइट, इसका रूपांतरित रूप होता है नीस। एक और आग्नेय चट्टान होती है जिसे हम कहते हैं बेसॉल्ट, ठीक है। बेसॉल्ट का जो रूपांतरित रूप है वो होता है सिस्ट, ठीक है। ये किसका है? नीस, ये ग्रेनाइट का है। बेसॉल्ट का होता है सिस्ट। इसके अलावा जो स्लेट है, एक आपकी अवसादी चट्टान होती है, उसमें आती है सेल। तो अवसादी चट्टान शैल का रूपांतरित रूप होता है सेल, ठीक है, स्लेट। और संगमरमर की बात करें तो अवसादी चट्टान है चूना पत्थर, ठीक है, और इसी चूना पत्थर का रूपांतरित रूप होता है संगमरमर। इसे आपने याद करना है, ठीक है। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? कल के वीडियो में हमने बात करी थी कि अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई और अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ। घोषणा 24 अगस्त 1946 को, गठन 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग इसमें बाद में शामिल होती है, शुरुआत में तो नहीं होती है, लेकिन जब शामिल होती है मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इन 5 में लियाकत अली थे जिनको वित्त मंत्री बनाया गया, जोगेंद्र नाथ मंडल थे जिनको विधि मंत्री बनाया गया, गजंतर अली थे जिनको स्वास्थ्य मंत्री, अब्दुल रब नस्तर थे जिनको संचार मंत्री, और आई चुंगरीधार इसमें शामिल थे जिनको वाणिज्य मंत्री बनाया गया। तो मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि थे? 5 प्रतिनिधि जो अंतरिम मंत्रिमंडल था उसमें शामिल किए गए। मुस्लिम लीग ने अंतरिम मंत्रिमंडल के कार्यों में भी सरकार को इतनी ज्यादा परेशान यहां पर किया, सरकार के लिए इतनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई। इन्हीं मुश्किलों से परेशान होकर सरदार पटेल ने एक स्टेटमेंट दिया, जो क्वेश्चन आपसे बनता है, तो ये स्टेटमेंट किसका था कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, लेकिन अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। ये स्टेटमेंट सरदार पटेल का था, वो इन्होंने दिया था, ठीक है। चलिए, अनवार ए सुहेली किसका फारसी अनुवाद है? देखिए, अनवार ए सुहाइली, सुहाइली है, कहीं पर इसे सुहेली लिखा गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो अनवार ए सुहेली ये फारसी अनुवाद है पंचतंत्र का। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल के द्वारा पंचतंत्र का अनुवाद किया जाता है फारसी में अनवार ए सुहेली के नाम से। क्वेश्चन बन जाता है, कहीं पर अबुल फजल का नेतृत्व दिया गया है और कहीं पर हुसैन इब्न अली का बारे में बताया गया है कि उनके द्वारा पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया गया। आपको दोनों नाम याद करने हैं। पंचतंत्र के रचयिता की अगर हम बात करते हैं तो पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा थे, ठीक है, उनको भी आपने याद करना है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन है? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस ये है पुर्तगालियों की देन। पुर्तगालियों के द्वारा ही 1556 में भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में की जाती है। इसे आपने याद करना है। भारत में जो पहली पुस्तक प्रकाशित होती है वो 1557 में होती है, पुर्तगालियों के ही द्वारा, ठीक है। ये तो पुर्तगाली थे। अंग्रेजों को लेकर क्वेश्चन बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित की गई थी?
तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस 1684 में ये स्थापित करते हैं। बंबई में इसे स्थापित किया जाता है। ठीक है। राजाराम मोहन राय के मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, राजाराम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ब्रह्म समाज की बात करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होती है। कलकत्ता में इसे स्थापित करते हैं राजाराम मोहन राय। एक और क्वेश्चन, राजाराम मोहन राय को यह राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने दी। ठीक है, इसको भी याद करना। तो 1828 में यह ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। शुरुआत में ब्रह्म समाज का नाम था ब्रह्म सभा। ठीक है, 1830 में इसका नाम ब्रह्म समाज किया जाता है। एक तो यह याद करना है। दूसरा, ब्रह्म समाज का जो प्रतिज्ञा पत्र था वो कौन तैयार करते हैं? वो भी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तैयार किया जाता है। इन्हीं देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, यानी कि ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे और इनके पिता थे द्वारकानाथ टैगोर। तो आपको क्या याद करना है? आपको याद करना है राजाराम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। एक और चीज याद करना, केशव चंद्र सेन का नाम भी जुड़ा हुआ है ब्रह्म समाज से लेकर के। देखिए, हुआ ये 1866 में केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना? केशव चंद्र सेन 1866 में। और जैसे ही भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, जो देवेंद्रनाथ टैगोर की ब्रह्म समाज थी, इसे आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगता है। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। एक धड़ा केशव चंद्र सेन के पास गया, एक गया देवेंद्रनाथ टैगोर के पास। जो इनके पास गया उसे भारतीय ब्रह्म समाज बोला गया, जो इनके पास था उसे आदि ब्रह्म समाज बोला गया। क्वेश्चन बनता है कि केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1866 में। ठीक है। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं 7 सितंबर 1931 को ये लंदन में होता है। ठीक है, इसमें ये एकमात्र ऐसा सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस भाग लेती है। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। कांग्रेस पहले वाले में और तीसरे वाले में भाग नहीं लेती, दूसरे वाले में लेती है, जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी भाग लेते हैं। महात्मा गांधी के साथ इसमें सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय भी शामिल थे। मौलाना आजाद इसमें शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन जो शुरुआत के 3 व्यक्ति हैं आपके 1, 2 और 3, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आपने याद करना है। कौन कौन भाग लेते हैं? महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से भाग लेते हैं, इनके साथ मदन मोहन मालवीय भी थे और ए रंगस्वामी अयंगर भी थे। महिला प्रतिनिधि के तौर पे सरोजनी नायडू थी, इनको आपने याद करना है। ठीक है, ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 2 व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए, भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में होती है, उत्तर भारत में लाने का श्रेय इसे रामानंद को दिया जाता है। रामानंद की बात करें तो उत्तर भारत के पहले भक्ति संत माने जाते हैं रामानंद। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य थे, जिसमें प्रमुख थे रविदास, जिनको रैदास भी कहते हैं, कबीर दास, धन्ना, सब इन्हीं के शिष्य थे। क्वेश्चन बनता है कबीर दास के गुरु कौन थे? रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद इनके गुरु थे। ठीक है। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, चलिए देखते हैं। पहली बौद्ध संगति क्या बिंबिसार के काल में हुई थी? ये गलत हो जाएगा, पहला ही आपका गलत है। पहली बौद्ध संगति अजात शत्रु के काल में हुई थी। कल भी हमने बौद्ध संगति को लेकर एक क्वेश्चन देखा था, तो एक छोटा सा कंफ्यूजन वहां पर हो गया था, जो चौथी बौद्ध संगति को लेकर था। चौथी बौद्ध संगति के बारे में मैंने आपको बोला कि 72 ईस्वी में हुई, इसे करेक्शन करना, ये आपके 78 ईस्वी में होती है। ठीक है, किसके काल में होती है? कनिष्क के काल में। जल्दी से बौद्ध संगतियों को लेकर के जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको देख लेते हैं। पहली बौद्ध संगति अजात शत्रु के काल में होती है, 483 ईसा पूर्व में होती है। ठीक है, इसी वर्ष महात्मा बुद्ध का निधन होता है और तुरंत पहली बौद्ध संगति अजात शत्रु के काल में होती है। इस बौद्ध संगति का अध्यक्ष महाकश्यप थे और इस बौद्ध संगति में क्या किया गया? जो विनय पिटक था और सुत्त पिटक, इन दोनों को संकलित कर लिया गया। जो त्रिपिटक हैं उनमें से 2 विनय पिटक और सुत्त पिटक किसमें संकलित हो गए? पहली बौद्ध संगति में।
विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम थे और जो सुत्त पिटक था उसमें महात्मा बुद्ध के संवाद और उनके धार्मिक भाषणों का संकलन किया गया। फिर 100 साल के बाद 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन होता है कालाशोक के काल में। ठीक है, जो कालाशोक था शिशुनाग वंश का राजा था, वैशाली में इसका आयोजन होता है। पहली वाली जो बौद्ध संगति थी वो राजगृह में हुई थी, ये वैशाली में होती है और यहां पे अध्यक्ष सभाकामी इसका अध्यक्ष था। ठीक है, फिर आती है तीसरी बौद्ध संगति। तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में होती है, अशोक के काल में पाटलिपुत्र में इसे आयोजित किया जाता है। मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे और 3 पीटकों में जो तीसरा पीटक था अभिधम पीटक, वो तीसरी बौद्ध संगति में संकलित कर लिया जाता है। इस पीटक में महात्मा बुद्ध के जो दार्शनिक सिद्धांत थे उनको संकलित किया जाता है। फिर चौथी बौद्ध संगति होती है 78 ईस्वी में, कुंडलवन कश्मीर में होती है, कनिष्क के काल में होती है। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और यहां पर बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो इनको आपने याद करना है। ठीक है, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो महात्मा गांधी के 4 आंदोलन यहां पर दिए गए हैं, तो इनमें से जो पहले हुआ उसे आपको लगाना है पहले। देखिए, चारों आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, इनमें सबसे पहले हुआ अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल की बात अगर हम करते हैं, ये आपकी मार्च 1918 में होती है। ठीक है, फिर होता है खेड़ा आंदोलन, ये आपके 20 मार्च के करीब शुरू होता है और जून तक ये चलता है। तो दूसरे नंबर पे है आपका खेड़ा आंदोलन। फिर है रोलेट सत्याग्रह, जैसा हमने ऊपर बात करी थी 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल वो करवाते हैं, तो ये आपके अप्रैल 1919 में हुआ। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, तो ये आपकी मार्च की शुरुआत में, ये मार्च की एंड में 1918, ये आपके अप्रैल 1919 और ये अगस्त 1920। सही क्रम क्या है? 4 3 2 1। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? एहोल लेख की अगर हम बात करते हैं, ये हमें कर्नाटक से मिला है और इसके रचयिता हैं रवि कीर्ति। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। रवि कीर्ति कौन थे? तो जो चालुक्य नरेश थे, पुलकेशिन द्वितीय उनके दरबारी थे, उन्हीं के द्वारा, रवि कीर्ति के द्वारा एहोल प्रशस्ति लेख लिखा गया है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की विजयों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था, इसकी जानकारी भी इसी एहोल प्रशस्ति लेख से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, सतलज और काली इन दोनों के बीच में जो हिमालय है, 4 हिमालय के भाग किए हैं सिडनी बुराड ने। ठीक है, सिडनी बुराड ने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर किया। 4 भाग उसने करे, जिसमें असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल और कुमाऊं हिमालय आते हैं। ठीक है, पूछा है सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय है? तो सतलज और काली नदी के बीच में आपका कुमाऊं हिमालय आता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुमाऊं हिमालय किस किस के बीच है? सतलज और काली। ठीक है, असम हिमालय की बात करते हैं, जो असम हिमालय है आपका, ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में है। ठीक है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। पंजाब हिमालय की बात करते हैं, पंजाब हिमालय आपके सिंधु और सतलज नदी के मध्य में है। ठीक है, सिंधु और सतलज। नेपाल हिमालय आपके काली से तीस्ता नदी के मध्य में है। तो इन चारों को आपने याद करना है, क्वेश्चन यहां से बन जाता है। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए, बंधुआ मजदूरी की अगर हम बात करते हैं, संविधान की वीडियो में भी मैंने आपको बोला, मजदूरी को लेकर के 2 मूल अधिकार आपको याद करना है, एक आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 कहता है कि आप किसी से जबरदस्ती श्रम नहीं करवा सकते, कार्य नहीं करवा सकते, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, मानव का दुर्व्यापार आप नहीं कर सकते, ये कहता है आर्टिकल 23। तो बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण आर्टिकल 23 से संबंधित है। आर्टिकल 24 कहता है कि आप 14 वर्ष से कम के बालक को किसी भी कारखाने आदि में नहीं लगा सकते, ये कहता है 24। तो बाल श्रम से रिलेटेड है आपका 24 और बलात् श्रम से यानी कि जबरन श्रम से संबंधित है आर्टिकल 23। ठीक है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब होती है? तो टाइगर प्रोजेक्ट भारत में 1973 में लॉन्च किया जाता है और पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट को घोषित किया जाता है उत्तराखंड का। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? मानव विकास सूची की अगर हम बात करते हैं, मानव विकास सूचकांक
कौन जारी करता है? यूएनडीपी इसे जारी करता है। यूएनडीपी 1990 से जो HDI इंडेक्स है आपका, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको जारी करता है। HDI को जारी जो करता है, ये इसको विकसित किया था पाकिस्तान के जो अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक ने, ठीक है। उनका सहयोग किया था अमर्त्य सेन ने। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूची किसके द्वारा विकसित की गई है? ये की गई है महबूब उल हक, और सहयोग किसने किया है? अमर्त्य सेन ने। मानव विकास सूची के तहत, ये इस सूचकांक के तहत क्या इसके आधार हैं? किन के आधार पर सूचकांक तैयार होता है? 3 इसके आधार हैं जो हमने पहले भी देखे। जीवन प्रत्याशा यानी स्वास्थ्य, शैक्षिक स्तर यानी शिक्षा, और जो प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद है यानी कि जीवन स्तर या आय। तो इसे आपने याद करना है, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानव विकास सूचकांक को लेकर के आपसे बनते हैं। पहला, राज्य स्तरीय मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो राज्य स्तरीय पे जिसने अपना HDI लॉन्च किया, जारी किया, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 1995 में जारी किया। दूसरा, भारत ने यूएनडीपी की तर्ज पर जो पहली मानव विकास रिपोर्ट निकाली, वो कब निकाली? तो भारत ने भी निकाली 2002 में। दोनों याद करने हैं, ठीक है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरिजियो को बोला जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ठीक है। कांगो, जिसे जायरे नदी भी कहते हैं, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगर हम बात करते हैं कर्क रेखा को, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, ठीक है। और एक है आपकी मकर रेखा, मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। इन तीनों नदियों को आपने याद करना है जो प्रमुख रेखाओं को 2-2 बार काटती हैं। भूमध्य रेखा को कांगो, मकर को लिम्पोपो और कर्क रेखा को माही नदी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉप जीके 15 वाली क्लास का सेकंड वीडियो। हमने देखा जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने यहाँ पे कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट से आपके कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।